नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। केसेस कम है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है, और उस खतरे से अगर आपको बचना है तो आपको मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। बार बार इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। अब बात बड़ी खबर की। गुजरात के तापी से बड़ी खबर आ रही है। तापी में एक जिंक कंपनी के खिलाफ वहां के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब लोगों ने वहां पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और वहां से गुजरने वाली गाड़ियां, उनको निशाना बनाया गया। पथराव की वजह से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। हालात संभालने के लिए पुलिस को लोगों पर आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। लोगों का आरोप है कि जिंक कंपनी की वजह से इलाके में लोगों के स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण और जमीन को भी नुकसान होगा। लोगों के विरोध को देखते हुए आज वहां पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्थानीय प्रशासन ने लोक सुनवाई बुलाई थी, जहां लोगों की समस्याओं पर चर्चा होनी थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन की वजह से लोक सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। तो गुजरात के तापी से ये खबर, जहां पर जिंक कंपनी के खिलाफ वहां के लोगों ने जमकर विरोध किया है। उसके बाद की ये तस्वीरें आप देखिए। तापी से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर हालात तब बिगड़ गए जब लोग पथराव करने पर आ गए, क्योंकि देखिए ये जो कहना चाह रहे थे उसी को लेकर लोक सुनवाई बुलाई गई थी, ताकि इनके जो मुद्दे हों वो उस पर चर्चा की जा सके। लेकिन हंगामा इतना हुआ कि लोक सुनवाई भी नहीं हो पाई। तो ये तस्वीरें आप तापी से देख रहे हैं, जहां पर जिंक कंपनी के खिलाफ लोगों ने जमकर विरोध किया। उनका कहना है कि न सिर्फ इससे पर्यावरण दूषित होगा, वहां रह रहे लोगों का जीवन इससे प्रभावित होगा, बल्कि जो जमीन है, जो उपजाऊ है, वो भी खराब होने का डर है। हालांकि देखिए, इस वक्त की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब वहां पर पुलिस की टीम भी थी, जमकर पथराव चले हैं और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। ये गाड़ी भी आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात वहां पर बने, क्योंकि लोगों का प्रदर्शन जो है वो उस वक्त ज्यादा हो गया जब वहां पर लोक सुनवाई होने वाली थी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। जमकर पथराव हुआ और वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि ये जो जिंक कंपनी है वो वहां ना बने, इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, लोगों जो वहां रह रहे हैं उनको नुकसान होगा, और जो उपजाऊ जमीन है वो भी बर्बाद हो जाएगी। इसी घटना से जुड़ी जरा दो तस्वीरें भी आपके सामने रखते हैं। पहली तस्वीर पथराव की, जिसमें पुलिस के जवानों पर लोगों की भीड़ पत्थर फेंक रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। लोगों ने गाड़ियों को सड़क पर ही पलट दिया। ये दो तस्वीरें पुलिस पर किस तरीके से पथराव हुआ, जो पुलिस की टीम मामले को शांत कराने के लिए वहां पर पहुंची थी, क्योंकि भारी संख्या में लोग पहले इकट्ठे हुए। जैसे सूचना पुलिस बल को मिली, इलाके में पहुंचे, लोगों को शांत कराने की कोशिश हुई, लेकिन लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा कि जो टीम वहां पर पहुंची थी पुलिस की, उन पर पथराव किया, उनकी जो गाड़ियां थी उनको भी नुकसान पहुंचाया, और कई गाड़ियां तो सड़कों पर अभी भी आप तस्वीरें देख रहे हैं पलटी हुई सी नजर आ रही है। तो तापी में दरअसल ये जिंक कंपनी का निर्माण हो रहा था, और उसी कंपनी के विरोध में लोग सड़कों पर हैं। जनक दवे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जनक, जरा बताइए कि उस वक्त क्या स्थिति थी जब लोग मानने को तैयार नहीं थे, किस बात का वो विरोध कर रहे हैं और क्या समाधान नजर आ रहा है? देखिए अर्पिता, पहले ये तो जो तस्वीरें अभी आप जो देख रही हैं वो तकरीबन 1.5 घंटे पहले की है। फिलहाल अभी स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन तनाव भी अभी भी बरकरार है। वहाँ पर पुलिस अभी भी लगातार लोगों ने जिन्होंने पथराव किया उनको ढूंढ कर उन पर कार्रवाई कर रही है। तो वहाँ जहाँ तक मामला है आज की जो घटनाक्रम का, सुबह से वहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वहाँ जो जिंक कंपनी अपना प्रोडक्शन, जिंक का उत्पाद होना था, उसके लिए जो प्लांट लगना है, उसके विरोध में यहाँ पर आए। दरअसल आज लोक सुनवाई थी। मामला दरअसल अर्पिता इसमें यह है कि उस इलाके में, चूँकि वो शेड्यूल लैंड में आती है, ऐसे में जब भी आपको इस तरीके वहाँ कोई प्रोजेक्ट लगाना होता है तो वहाँ स्थानीय लोग हैं, उनकी अनुमति ज़रूरी है। तो ये तापी के आसपास का, जो तापी ज़िले का जो ये बेल्ट है, वहाँ पर 5 गाँव के लोगों की सुनवाई होनी थी। कुछ 200 लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कहा गया था कि आप आएँ और अपनी बात वहाँ पर रखिए, जिसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग भी थे और साथ में स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, SDM तबके के, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन उस 5 गाँव के जो लोग एक साथ वहाँ पर आए और एक ही बात पर आके अड़क गए कि किसी भी स्थिति में
ये जो जिंक प्लांट है वो हम यहाँ लगने नहीं देंगे। उसके लिए लोगों का ये कहना था, जो 3 बड़ों प्रमुख तौर पे जो आरोप लगा रहे हैं लोग, कि यहाँ पर जो उपजाऊ ज़मीन है उनकी वो खत्म हो जाएगी। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत ये ज़मीन आती है शेड्यूल 5 में, तो आप बिना अनुमति आप हमारी ज़मीन नहीं ले सकते। दूसरा एक मसला यह है कि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और तीसरा उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी बात, इस बात को लेकर जब सुनवाई हो रही थी तो 200 लोगों को ही आने को कहा और उसके बाद अचानक से लोगों की भीड़ आई, सुनने को तैयार नहीं हुई, रुकने के लिए वहाँ पर कहा, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे और सीधा पथराव पुलिस पर शुरू कर दिया। और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों को, पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ा। हालांकि जब अतिरिक्त फोर्स वहाँ पर बुलाया गया उसके बाद आंसू गैस के गोले भी दागे गए और एक एक पकड़कर जो लोग वहाँ पर, चूँकि 5000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, पुलिस वहाँ सीमित थी। फिर अतिरिक्त फोर्स आने के बाद फिर लाठीचार्ज भी हुआ, लोगों को पकड़ कर उन पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन तकरीबन 1.5 से 2 घंटा उस पूरा जो इलाका है तापी के आसपास का, वहाँ पर पूरी तरह से तनाव बना रहा और अभी फिलहाल की स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। ठीक है, जरा उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा दें जब वहां भीड़ इतनी ज्यादा पहुंच गई और उसके बाद हंगामा वहां पर बरपा है, क्योंकि लोग जो हैं वो हाथों में पत्थर थामते हुए, वहां जो पुलिस की टीम पहुंची थी उन पर हमलावर हो गए, जो गाड़ियां वहां पर पुलिस की थी उन पर जो है पथराव हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं जब हालात वहां थोड़े बेकाबू हुए। उसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला, पुलिस की जो गाड़ियां वहां पर पहुंची थी उन पर भी पथराव हुआ, कुछ गाड़ियां पलटी हुई सड़क पे भी नजर आई हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको तापी गुजरात की दिखा रहे हैं, जहां पर जिंक कंपनी के निर्माण को लेकर, कंपनी को ही दरअसल लेकर यहां लोग, स्थानीय लोग जो हैं वो प्रदर्शन करने उतरे, पुलिस उन्हें समझाने उतरी। उसके बाद जमकर पत्थर स्थानीय लोगों ने पुलिस वालों पर चलाए, जिससे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई लोग घायल भी हो सकते हैं। जनक हमारे साथ मौजूद हैं। जनक, क्या कोई घायल हुआ है? किस तरीके का नुकसान हुआ इस पथराव में? बिल्कुल, जब लोगों ने वहाँ पर, चूंकि भीड़ तकरीबन 5 से 7 हज़ार लोगों की थी, तो लोगों ने जब पथराव शुरू कर दिए तो पुलिस के पास कोई बचने का रास्ता नहीं था। पुलिस वहाँ मौके से भागी। जो जानकारी सामने आई है उसमें डिप्टी एसपी तबके के मोरी जो हैं वो डिप्टी एसपी अधिकारी जख्मी हुए। उसके अलावा 10 जितने पुलिसकर्मी हैं वो बुरी तरह से जख्मी हैं, जिनको चोट आई है, किसी को सर पे चोट आई है, किसी को हाथ पर चोट आई है, किसी को पाँव पर चोट आई है। लेकिन जब आसपास के ज़िलों से रिजर्व फोर्स, अतिरिक्त फोर्स जब उसको बाद बुलाई गई वहाँ पर स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए, चूँकि मेन सड़क है, वहाँ पर से बाकी जो राहगीर निकल रहे थे, यात्री निकल रहे थे, उन पर भी हमला हो रहा था, उन पर भी ये पथराव बरसाए जा रहे थे। ऐसे में पुलिस को रोकना ज़रूरी था और अतिरिक्त पुलिस फोर्स आने के बाद आंसू गैस के गोले दागे गए और उसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वो तस्वीरें भी हमने भेजी हैं अर्पिता, जहां पर पुलिस लोगों को चुन चुन कर पकड़ कर बाहर निकाल रही है। और उनको जब पहले पुलिस पर पथराव किया था तो उसकी जो सामने जो शैली है वो भी पुलिस ने कड़े पैमाने पर दिखाई, कड़ी तरह से लाठीचार्ज भी किया, वहाँ लोगों को पकड़ पकड़ के उनको सबक सिखाया है कि कानून आप इस तरीके से हाथ में नहीं ले सकते, तो आपका विरोध शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए था, इसके लिए अनुमति भी दी थी। लेकिन जब आप हिंसक हो जाते हैं तो कानून आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। और पुलिस ने भी सबक सिखाया, आंसू गैस के गोले दागे और उसके बाद लाठीचार्ज भी किया। तो फिलहाल जिस तरीके से अभी मेरी थोड़ी देर पहले जो मेरे सूत्रों से वहाँ बात हुई उसके मुताबिक स्थिति तनावपूर्ण बनी है, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल में है। ठीक है जनक, आप रहिए जरा साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से जुड़ी, ये बड़ी खबर जहां फर्जी टीकाकरण को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। दिलीप घोष की अगुवाई में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और उन्होंने इस फर्जीवाड़े के खिलाफ अपना विरोध जताया। कोलकाता में शिविर लगाकर लोगों को फर्जी टीका देने का मामला सामने आया था और इस फर्जी वैक्सीनेशन के जाल में कई हाई प्रोफाइल लोग भी फंस गए थे। ऐसे में एक फेक वैक्सीनेशन कैंप में तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिमी चक्रवर्ती ने वैक्सीन की डोज भी ली और इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फर्जी वैक्सीनेशन कांड के सरगना फर्जी आईएएस अधिकारी देवांजन देव के कोलकाता में फर्जी वैक्सीन कैंप लगाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी और लूट की थी।
तो ये कोलकाता से बड़ी खबर, जहां फर्जी टीकाकरण को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। सड़कों पर उतरी है बीजेपी। दिलीप घोष ने अगुवाई की। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि वहां पर सड़कों पर उतरे। उन्होंने इस फर्जीवाड़े के खिलाफ अपना विरोध जताया है। कोलकाता में शिविर लगाकर दरअसल लोगों को फर्जी टीका देने का मामला सामने आया था। मिमी चक्रवर्ती भी इस पर सामने आई थी। इस फर्जी वैक्सीनेशन के जाल में कई हाई प्रोफाइल लोग भी उस समय फंसे थे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये फर्जी टीकाकरण हो रहा था। एक कैंप लगाया गया था जहां पर फर्जी टीके लग रहे थे, जिसके विरोध में अब बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर हैं। कई कार्यकर्ताओं को फिलहाल हिरासत में भी लिया गया। वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार पॉलिटिक्स हो रही है, धांधली हो रही है, और पानी तो हम रास्ता में उतरे हैं। खुलेआम वैक्सीन और जाली वैक्सीन दिया जा रहा है। जहां गरीब लोगों को फ्री में वैक्सीन देना चाहिए, मोदी जी के भेजा हुआ, लेकिन वहां भी पैसा लेके वैक्सीन बेचा जा रहा है और पूरा कानून व्यवस्था चरमरा गया है। कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए लोगों की इस डिमांड को लेके हम रास्ता में उतरे हैं। शांतिपूर्वक आज हमारा प्रोग्राम था, लेकिन हम पार्टी ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर पैदल जा रहे थे। हम लोगों को भी रोक दिया, हमारे विधायक, हमारे सांसदों को। प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, रास्ता से 50 लोगों को उठा के बस में भर के और अरेस्ट करके ले गया है पुलिस। बीजेपी नेता राजू बैनर्जी हमारे साथ हैं। दादा, क्या हुआ आज, पुलिस की कार्रवाई क्यों? आप तो देखा है कि पश्चिम बंगाल में सारे भारत में देखेंगे कहीं भी फर्जी वैक्सीन नहीं डाला गया। इधर फर्जी वैक्सीन डाला गया है, और जिसने डाला है उसका साथ टीएमसी का जो मंत्री है, सबका तस्वीर है। तो हम लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़े षड्यंत्र है, चक्रांत है, क्योंकि ये वो वैक्सीन देके आदमी मरेगा और मोदी जी का बदनाम होगा। लेकिन कोरोना की वजह से राज्य सरकार ने पहले ही कह दिया था कि अनुमति नहीं है। हम तो बुलाया नहीं, हम तो हमारा एमपी और एमएलए लोग को बुलाया था, आदमी जुट गया। अब अगर ये कहते तो कल देखिए ना, आसनसोल के कुल्टी में तृणमूल का खुलेआम थाना घेराव हो रहा है। 100 आदमी कहाँ गया? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केवल बीजेपी के ऊपर आता है क्या? कानून बीजेपी के लिए है पश्चिम बंगाल में। आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सीधा आशिका का रुख कर लेते हैं। आशिका, क्या जानकारी मिल पा रही? फिलहाल स्थिति पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया गया है? देखिए, फिलहाल तो जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता नेता वहां पर मौजूद थे, सभी पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सबको पकड़कर वहां से ले गई है। और फिलहाल भी पुलिस बल हालांकि वहां पर भारी संख्या में मौजूद है। वाटर कैनन की व्यवस्था की गई थी, बैरिकेड लगाए गए थे, और जिस रास्ते से ये रैली लेकर जाना था बीजेपी के नेताओं को, वो रास्ता समय में बदल दिया गया, क्योंकि पुलिस की बैरिकेड जो है वो लगाया गया था। और उस भी की तरफ जैसी ये रैली बढ़ी है, तो पुलिस ने वहां पर कार्रवाई करते हुए जो कार्यकर्ता थे, जो महिला कार्यकर्ता थे, उनको भी जो है पकड़ करके वहां से ले गई है पुलिस। आशिका, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया अभी तक? देखिए, अभी तक ये आंकड़ा तो साफ नहीं हो पाया है कि कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं, बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता, चाहे दिलीप घोष हो, चाहे फिर उसके अलावा अग्निमित्रा पॉल हो, सभी वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद थे। सांसद पार्टी के कई मौजूद थे, जिनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। शुक्रिया आशिका। अब बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान की, जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सभी भारतीयों का डीएनए एक बताया। साथ ही उन्होंने गाय के नाम पर लिंचिंग करने वालों को हिंदुत्व के खिलाफ बताया और कहा कि ऐसे मामलों में कानून को ही अपना काम करने देना चाहिए। भागवत ने कहा कि भय के इस चक्र में न फंसे कि भारत में इस्लाम खतरे में है। भागवत के इस बयान पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती। और संघ पहले से ऐसा मानता है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया।
ये बात कोई गलत नहीं है। हम सब भारतीय हैं, हमारा डीएनए एक है। अगर हम सब भारत के नागरिक हैं, भारतवासी हैं, तो यहाँ धर्म का और जात का। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां बीजेपी विधायकों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बीजेपी के 10 विधायक एक साल के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। विधानसभा में हंगामा करने पर दरअसल ये कार्रवाई हुई है। बीजेपी ने विधानसभा का बहिष्कार भी किया है। तो बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के 10 विधायक निलंबित हुए हैं। महाराष्ट्र से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी विधायकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 10 विधायक ऐसे हैं जिन्हें एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा में हंगामा करने पर यह कार्रवाई इन विधायकों पर हुई है। बीजेपी ने विधानसभा का बहिष्कार भी किया है। तो न्यूज़ 18 के अभिषेक पांडे की खबर कि बीजेपी के 10 विधायक एक साल के लिए निलंबित हुए हैं। तो बड़ी खबर, जो हंगामा हुआ था विधानसभा में, उसी को लेकर दरअसल ये कदम उठाया गया है। कड़ी कार्रवाई की गई है महाराष्ट्र में बीजेपी विधायकों पर, और बीजेपी के 10 विधायक एक साल के लिए निलंबित किए गए। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। अभिषेक, देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक आरक्षण ओबीसी का समाप्त हुआ है, उसको लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर सुबह से ही हंगामा हो रहा था, और ऐसे में कहीं न कहीं विपक्ष आक्रामक था। उसको देखते हुए जब विपक्ष ने अपनी बात रखने की कोशिश की तो विधानसभा अध्यक्ष ने टोका और उन्होंने कहा कि अभी मंत्री का भाषण चल रहा है और अभी कोई भी बात नहीं करेगा, जिसके बाद बीजेपी के नेता बैठे में आए और विधानसभा अध्यक्ष की चेयर तक पहुंचे। जिसके बाद सीसीटीवी में पता लगाते हुए ये स्पष्ट किया गया कि टोटल कितने ऐसे एमएलएज हैं जिन्होंने असंवैधानिक काम किया है। जिसके बाद 10 से 12 एमएलएज के नाम सामने आए, जिसके बाद 10 को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि 2 लोग और सस्पेंशन हो सकते हैं, उस पर भी लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि उनको भी सस्पेंड किया जाए, और 1 साल के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा के जो कामकाज चल रहा था उसमें विधानसभा अध्यक्ष की चेयर तक पहुंचकर वहां पर विधानसभा अध्यक्ष के साथ के माइक को तोड़ने की कोशिश की, वहां पर जाकर के हंगामा करने की कोशिश की, जिसके बाद इस तरीके का कार्रवाई किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने पहले एक नोटिस दिया, नोटिस के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने तमाम सारी बातों का उल्लंघन करते हुए 10 से 12 एमएलएस के नाम लिए, जिसमें 10 को सस्पेंड किया जा चुका है, जबकि 2 को और सस्पेंड किया जा सकता है, जिसको सीसीटीवी के जरिए खंगाला जा रहा है कि आखिर उन लोगों ने भी इस तरीके के जो भी काम है उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की है क्या। अभिषेक, कौन कौन से वो विधायक हैं? आप कह रहे हैं 10 के अलावा 12 भी हो सकते हैं। अभी सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है, जरा बताइए कितना आंकड़ा ये हो सकता है विधायकों का, और बीजेपी का रुख क्या है? देखिए, 12 विधायक हो सकते हैं इस पूरे सस्पेंशन में। फिलहाल जो बड़े नाम हैं उसमें गिरीश महाजन जो पूर्व मंत्री हैं, संजय कुटे जो पूर्व मंत्री हैं, उसके साथ साथ आशीष शेलार जो पूर्व मंत्री हैं। ये 3 से 4 पूर्व मंत्री हैं जिनको फिलहाल 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। साथ ही बीजेपी ने इस निलंबन के विरोध में विधानसभा का बहिष्कार कर दिया है और सभी लोग विधानसभा से बाहर आ गए हैं और इसे कहीं न कहीं गैर संवैधानिक बताया है। और जबकि बीजेपी का कहना है कि इन सारी चीजों के बाद बीजेपी के नेताओं ने जिन विधानसभा अध्यक्ष से और तमाम सारे लोगों से अपने जो भी उस समय गुस्से के दौरान हुआ उस पर माफी भी मांगी, क्षमा भी मांगने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके का निलंबन का कार्रवाई हुआ है उससे कहीं न कहीं बीजेपी के विधायकों को कम करने की कोशिश की गई, इस तरीके का आरोप बीजेपी ने लगाया और फिलहाल विधानसभा के सदन का बहिष्कार कर दिया बीजेपी ने। ठीक है, संजय कुटे बीजेपी विधायक जो निलंबित हुए हैं, उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा, सुनिए। लोग एक जगह बैठे, हमारा हक था कि हमको बोलने देना चाहिए। जब ठहराव तुम रख रहे हो तो दोनों तरफ से चर्चा होना चाहिए ओबीसी के विषय, कौन सही है, क्या झूठा है, क्या गलत है। लोगों में ओबीसी में संभ्रम तैयार करो और अपना राजकीय गेम सीधा करो, उनका फुटबॉल करके इधर से उधर उसको फेंकते रहो। ये षड्यंत्र करने के बजाय विरोधी पक्ष के कुछ हम लोग हैं, कुछ सत्तर उड़ के एकेडमिक चर्चा करो, 1 to 1 चर्चा करो, एक एक विषय पे चर्चा करो, लोगों के सामने जान दो लाइव टेलीकास्ट, लोग समझेंगे कौन सही है, कौन झूठा है, कौन गलत है, किसने क्या किया। लेकिन अपना जो कहना है वो बोल देने का और हमारे को एक वर्ड भी बोलने देने का नहीं, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए हमारा एग्रेसिव और आक्रामकता इसलिए कि हमको बोलने दीजिए, हमारा सिर्फ कोई विषय नहीं है, हमको बोलने दीजिए, इतने हमारा विषय है और वो हम करके रहेंगे। आवाज दबाने। अभिषेक हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अभिषेक, हुआ क्या था दरअसल?
संपला त्यानंतर भास्कर जाधव साहेब आशिष शेलारांच्या, गिरीश महाजनांच्या सगळ्यांच्या गळे भेटले. त्यांनी गळे भेट केली आणि तो विषय संपवून आम्ही बाहेर आलो. आणि त्यानंतर या सरकारच्या काही मंत्र्यांनी मिळून ही स्टोरी तयार केली. स्टोरी आमचे आमदार सस्पेंड करण्याकरता. कारण या ठिकाणी ओबीसीच्या संदर्भातही हे सरकार फेल झालं आहे आणि मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातही हे सरकार फेल झालेलं आहे. आता मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात एक केंद्र सरकारकडे ठराव पाठवण्याचा प्रयत्न यांचा चाललेला आहे. खरं म्हणजे पुन्हा एकदा मराठा समाजाला फसवण्याचं काम या ठरावाच्या माध्यमातून होत आहे. मी जाणीवपूर्वक आपल्याकडे जस्टिस दिलीप भोसले जे अलाहाबाद हायकोर्टाचे म्हणजे उत्तर प्रदेश हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस होते, त्यांची कमिटी ठाकरे सरकारने तयार केली होती आणि याच्यामध्ये डरास खंबाटा यांच्यासारखे माजी महाधिवक्ता आणि रफिक दादा यांच्यासारखे ज्येष्ठ विधिज्ञ होते. आणि यांनी अतिशय स्पष्टपणे या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे ते आपण बघितलं पाहिजे. इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने जो कहा वो क्या कहा है ये समझने की जरूरत है. या कमिटीने सरकारच्या द ओनली ऑप्शन that would be available to the state is to constitute a fresh commission for collecting data in the light of comments, observations made by the Supreme Court in the judgment and this report. On receipt of the report of fresh commission, डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है और उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है उसके जरिए इम्परेटिव डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है. For socially and educationally backward class of Maratha community. जो मराठाओं में सोशली और एज्युकेशनली बॅकवर्ड कमिटी है उसके लिए सांगितलं की पहिल्यांदा राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग तयार करावा लागेल. सर्वोच्च पहले राज्य सरकार को बैकवर्ड कमीशन बनाना पड़ेगा. करून ते कसं चुकीचं आहे याचा रिपोर्ट तयार करावा लागेल आणि मग और इस पूरे मुद्दे को लेकर एक रिपोर्ट बनाने की जरूरत है. लग्न झालेलं नाही पण पोराचं नाव ठरवून पाठवलं आहे. लग्नच केलेलं नाही आहे पण पोराचं नाव ठरवून पाठवण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा छल हा मराठा समाजासोबत मराठा समाज के साथ इस सरकार ने छल करने की कोशिश की है. जे जस्टिस भोसलेंनी सांगितलं, डराज खंबाटा साहेबांनी सांगितलं, रफिक दादा साहेबांनी सांगितलं, ती कारवाई जस्टिस भोसले ने, खंबाटा ने इस पूरे मामले को बताया है. तरीही आरक्षण हे कधीच मिळू शकत नाही. एवढंच नाही तर याच्यामध्ये और उन्होंने कहा बिना एम्पेरिकल डाटा के आरक्षण नहीं मिल सकता है. या कमिशनला काय काय टर्म्स ऑफ रेफरन्स असले पाहिजेत. आणि मग म्हटलं therefore the way forward to the state to contemplate a mechanism for reservation of Maratha class community is only through the mechanism suggested above. म्हणजे काय म्हटलं त्यांनी बॅकवर्ड क्लास कमिशन करून त्यातनं पुन्हा रिपोर्ट तयार करणे हा एकमेव पर्याय आहे. हा एकमेव पर्याय आहे. इतर दुसरा पर्याय नाही. हे बैकवर्ड कमीशन की तरफ से एक रिपोर्ट बना करके फिर से पेश करने की जरूरत है. इसके अलावा दूसरा कोई पर्याय नहीं है. दिशाभूल करण्याकरता या ठिकाणी प्रस्ताव आणतायत. इस राज्य सरकार ने लोगों को गुमराह करने के लिए एक प्रस्ताव लाया है. फेब्रुवारीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. कुठल्याही फरवरी में या सरकार लोकल बॉडी इलेक्शंस होने वाले हैं. निवडणुकांपर्यंत ओबीसीचं राजकीय आरक्षण परत आणायचंच नाही आहे आणि म्हणून ते वेळ काढून धोरण ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण फिर से वापस नहीं लाना है. डाटा जमा करत नाही आहे. त्यामुळे आजचे दोन्ही ठराव जे या सरकारने घेतलेले आहेत हे ओबीसी समाज आणि मराठा समाजाची दिशाभूल करून वेळ काढू धोरण करून केवळ टोलवा टोलवी करणं अशा ओबीसी आरक्षण और मराठा समाज के आरक्षण को नहीं देना है. देखिए आज जिस प्रकार से सभागृह में ओबीसी के संदर्भ में केंद्र सरकार डेटा दे इसका ठराव लाया गया और उसके ऊपर हमको बोलने नहीं दिया गया. उस समय हमारे कुछ लोग ऊपर चढ़े थे
लेकिन उसके बाद वो सारे नीचे आए। इससे पहले कई बार ऐसी घटना हुई है, कभी किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। बाद में हम सारे लोग अध्यक्ष जी के चेंबर में गए, वहाँ पर हमारी बातचीत हुई। शिवसेना के और रूलिंग पार्टी के कुछ एमएलए आए, हमारे भी एमएलए थे, वो आमने सामने आए तो हमने उनको दूर किया। कोई भी गाली बीजेपी के किसी भी सदस्य ने नहीं दी। गाली किसने दी हम सब ने सुनी है। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, लेकिन हम सब ने सुनी है किसने गाली दी है, और ये सत्य बाहर भी आएगा। लेकिन उसके बाद जब बातचीत हुई, हमारे आशीष शेलार जी ने पीठासीन अधिकारी के साथ उनकी क्षमा याचना भी की, उनसे क्षमा भी मांगी। सब लोग गले मिले, अपने अपने रास्ते गए। उसके बाद केवल ओबीसी समाज के सामने इस सरकार का नकाब फट रहा है। ये ध्यान में आने के बाद एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पार्टी ने हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ओबीसी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 12 क्या, पूरे 106 एमएलए अगर हमारे सस्पेंड कर दिए तब भी हम लोग लड़ते रहेंगे। इसके साथ साथ मराठा आरक्षण का भी एक प्रस्ताव इस सरकार ने लाया है, जो इसी सरकार ने जस्टिस भोसले कमेटी का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट से विपरीत इस प्रकार का प्रस्ताव मंजूर किया जा रहा है। सीधा सीधा ओबीसी और मराठा समाज के साथ छलावा करने का काम इस सरकार के माध्यम से चल रहा है। ये हमको पक्का पता चल गया है। 2022 के चुनाव जब तक नहीं होते, ये सरकार ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण वापस करने वाली नहीं है। अध्यक्ष ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है सब। नहीं, रिकॉर्ड अगर है तो दिखाइए। देखिए, मेरे ऊपर शायद कल कोई प्रस्ताव भी ला सकता है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, तालिका अध्यक्ष ने एक तरफा बात कही, और उस पद पर बैठने के बाद वहां पर जो बोलते हैं उनको अधिकार है, और उसके बाद हमको बोलने नहीं दिया जाता। और इसलिए मेरा मानना यह है कि उन्होंने पूरी बात नहीं कही है। ये जरूर है, मैं इस बात को बिल्कुल मान्य करता हूं कि दो बातें हुई, लेकिन उसमें हमारी तरफ से किसी ने गाली नहीं दी, और ये पहली बार नहीं हुआ। मैं 22 साल से विधानसभा में हूं, हर अधिवेशन में यह होता है। हम लोग जो विपक्ष में थे या वो भी विपक्ष में थे, तो विपक्ष अध्यक्ष जी के यहाँ जाता है, 5 मिनट जोर जोर से बातचीत होती है, उसके बाद सब शांत होते हैं और हम गले मिलकर बाहर निकले। तो मुझे लगता है की बिल्कुल गलत बात है। देवेंद्रजी, शिवसेनेचे आमदार आतमध्ये होते, त्यांनी देखील धक्काबुक्की केल्याचा आरोप आपण विधिमंडळात केला, तर त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे, भास्कर जाधव यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं का? असं आहे, सन्माननीय भास्कर जाधव साहेब त्या ठिकाणी काय बोलले हे मी आता सांगणार नाही, ते मला देखील शोभत नाही। त्यामुळे ते तिथे बसून काय बोलतात ते सोडून द्या, पण ते काय बोलले हे सगळ्यांनी ऐकलं। ते कदाचित रागात बोलले असतील, पण ते काय बोलले हे सगळ्यांनी ऐकलेलं आहे, आणि त्याच्यानंतर सगळं शांत झालं, संपलं होतं। त्यानंतर ही जी कारवाई झाली आहे ही मॅन्युफॅक्चर्ड कारवाई आहे, मॅन्युफॅक्चर्ड। Number of experts from various countries have joined us for the COVID Global Conclave. At the outset, I convey my sincere condolences for all the lives lost to the pandemic in all the countries. There is no parallel to such a pandemic in 100 years. Experience shows that no nation, however powerful that nation is, can solve a challenge like this in isolation. The biggest lesson from the COVID-19 pandemic is that for humanity and the human cause, we have to work together and move ahead together. We have to learn from each other and guide each other about our best practices. Right from the beginning of this pandemic,
India has been committed to sharing all our experiences, expertise, and resources with the global community in this battle. Despite all our constraints, we have tried to share as much as possible with the world. And we remain eager to learn from global practices. Friends, technology is integral to our fight against COVID-19. Luckily, software is one area in which there are no resource constraints. That is why we made our COVID tracking and tracing app open source as soon as it was technically feasible. With nearly 200 million users, this Arogya Setu app is readily available package for developers. Having been used in India, you can be sure that it has been tested in the real world for speed and scale. Friends, vaccination is the best hope for humanity to emerge successfully from the pandemic. And right from the beginning, we in India decided to adopt a completely digital approach while planning our vaccination strategy. In today's globalized world, if the post-pandemic world has to return to normalcy, such a digital approach is essential. After all, people must be able to prove that they have been vaccinated. Such proof must be safe, secure, and trustworthy. People also must have a record of when and where and by whom they have been vaccinated. Given how precious is dose of the vaccines each, governments are also concerned about making sure that each dose is tracked and wastage is minimized. All of this is not possible without an end-to-end digital approach. Friends, Indian civilization considers the whole world as one family. The pandemic has made many people realize the fundamental truth of this philosophy. That is why our technology platform for COVID vaccination, the platform we call CoWIN, is being prepared to be made open source. Soon, it will be available in any and all countries. Today's conclave is the first step to introduce this platform to all of you. This is the platform through which India has administered 350 million doses of COVID vaccines. A few days ago, we vaccinated about 9 million people in one day. They do not need to carry around fragile pieces of paper to prove anything. It is all available in digital format. But best of all, the software can be customized to any country as per their local requirements. You will find out a lot more about the technical details in the conclave today. I'm sure you are keen to start, and I do not want to keep you waiting. So, let me conclude by extending my best wishes to all of you
for a very productive discussion today, guided by the approach of one earth, one health. Humanity will certainly overcome this pandemic. Thank you very much. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को दरअसल वो संबोधित कर रहे थे और किस तरीके से एक लंबी जंग जो है हमने लड़ी है कोरोना को लेकर, उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदी में ऐसी महामारी आती है, वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड उनको रखना चाहिए, डिजिटल रिकॉर्ड से वैक्सीन का नुकसान कम हुआ है, कोविन प्लेटफॉर्म जल्द दुनिया के लिए होगा। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। कोविन प्लेटफॉर्म से 35 करोड़ डोज लगाई गई हैं और इस कॉन्क्लेव में उन्होंने ये भी बताया कि 100 साल में सबसे बड़ी ये महामारी है जिससे लड़ने के लिए देश ने धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर अपने आप को तैयार किया। बहुत सारी चीजें थी जिन पर सुधार हुआ, स्वास्थ्य के स्ट्रक्चर को भी हमने मजबूत किया, अनुभव विश्व के लिए भी ये साझा किया जाए जिस तरीके का अनुभव भारत ने महसूस किया है। वैक्सीन ही मानवता की सबसे बड़ी उम्मीद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात भी कही। वैक्सीनेशन के लिए डिजिटल रवैया अपनाना ठीक रहा। कोई देश कोरोना से अकेले नहीं लड़ सकता, सबका साथ होना बेहद जरूरी। वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है कि किसको वैक्सीन लगी, किसको वैक्सीन नहीं लगी है और कितने लोगों को लक्ष्य के तौर पर ये तय करना है कि वैक्सीन लगनी है। डिजिटल रिकॉर्ड से वैक्सीन का नुकसान जो है वो भी कम हुआ है। इससे आकलन लगाने में आसानी हो जाती है कि कितने वैक्सीन अभी और देश में चाहिए। 35 करोड़ डोज अभी तक कोविन प्लेटफॉर्म के तौर पर दी गई है। जरूरत के हिसाब से कोविन ऐप का इस्तेमाल करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो कोविन कॉन्क्लेव में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ये बताया कि किस तरीके से महामारी ने आगे बढ़ा, एक एक कदम इससे लड़ने के लिए देश तैयार रहा। दूसरी लहर का खतरा भी हमने देखा। अब जब वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है तो कोविन ऐप जो है वो उसमें बहुत मददगार रहा। उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ताकि रिकॉर्ड रखा जा सके कि कितने लोगों को वैक्सीन लगी, कितनों को वैक्सीन लगनी है। इससे वैक्सीन कितनी देश में चाहिए उसका भी आकलन हो जाता है। वैक्सीन की नुकसान जो वैक्सीन का होता है वो भी कम हो जाता है। तो तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। साथ ही साथ कहा कि जो मुसीबत है सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरा विश्व इस मुसीबत से जूझ रहा है और सबको साथ आने की जरूरत है क्योंकि ये बड़ी महामारी है। सबके साथ से ही इस महामारी को हराया जा सकता है। ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब वो यहाँ ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया और कोविन ऐप किस तरीके से मददगार है इस बात को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मंच पर रखा। तो कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई देश कोरोना से अकेले नहीं लड़ सकता है। वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी रखना जरूरी है क्योंकि कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है ये भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बातों का जिक्र यहां पर किया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी के पहले 10 विधायक बताए जा रहे थे लेकिन अब आंकड़ा 12 हो गया है। 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किया गया है। तो महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर, जहां विधानसभा में हंगामा हुआ और इस हंगामे को करने की वजह से फिलहाल इन विधायकों पर कार्रवाई हुई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि कितने ऐसे विधायक बीजेपी के थे जो वेल पर पहुंच गए, स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच गए थे, उन पर अब कार्रवाई हुई है। 12 विधायक बताए जा रहे हैं जो निलंबित हुए हैं। तो महाराष्ट्र में बीजेपी विधायकों पर यह कड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें कई नाम है, संजय कुटे, आशीष लाल, हरीश पिंपले निलंबित हुए हैं, योगेश सागर, गिरीश महाजन, ये बड़े नाम जो निलंबित हुए हैं। हालांकि इसको लेकर अब से थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा कि वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, आरक्षण के मुद्दे पर वो बात करना चाह रहे हैं कि ओबीसी और आरक्षण को लेकर वो अपनी बात वहां रख पाए, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। जब वो अपनी बात रखने के लिए आगे बढ़े तो उनके 12 विधायक जो हैं वो निलंबित कर दिया है। फिलहाल बीजेपी ने विधानसभा का बहिष्कार किया है और अपनी बात पर बीजेपी अड़ी हुई है। अब से थोड़ी देर पहले जब देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात की, क्या कहा सुनिए। ओबीसी समाज के सामने इस सरकार का नकाब फट रहा है। ये ध्यान में आने के बाद
एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पार्टी ने हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ओबीसी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 12 क्या, पूरे 106 एमएलए अगर हमारे सस्पेंड कर दिए तब भी हम लोग लड़ते रहेंगे। लोग एक जगह बैठे, हमारा हक था कि हमको बोलने देना चाहिए। जब ठहराव तुम रख रहे हो तो दोनों तरफ से चर्चा होना चाहिए ओबीसी के विषय, कौन सही है, क्या झूठा है, क्या गलत है। लोगों में ओबीसी में संभ्रम तैयार करो और अपना राजकीय गेम सीधा करो, उनका फुटबॉल करके इधर से उधर उसको फेंकते रहो। ये षड्यंत्र करने के बजाय विरोधी पक्ष के कुछ हम लोग हैं, कुछ सत्तारूढ़ के एकेडमिक चर्चा करो, 1 to 1 चर्चा करो, एक एक विषय पे चर्चा करो, लोगों के सामने जान दो लाइव टेलीकास्ट, लोग समझेंगे कौन सही है, कौन झूठा है, कौन गलत है, किसने क्या किया। लेकिन अपना जो कहना है वो बोल देने का और हमारे को एक वर्ड भी बोलने देने का नहीं, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए हमारा एग्रेसिव और आक्रामकता इसलिए कि हमको बोलने दीजिए, हमारा सिर्फ कोई विषय नहीं है, हमको बोलने दीजिए, इतने हमारा विषय है और वो हम करके रहेंगे। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या हुआ था उस वक्त जिसकी वजह से बीजेपी के 12 विधायकों पर कार्रवाई हुई है और उन्हें 1 साल के लिए निलंबित किया गया है? तो शायद अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के 12, क्योंकि पहले खबरें थी कि 10 ऐसे विधायक हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखी गई, उसमें 12 विधायक ऐसे चुने गए जो वेल पर पहुंचते हैं और वहां स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। ये खबरें आई, उसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पहले तो 10 का आंकड़ा था, 12 ऐसे विधायक हैं जिनको निलंबित किया गया है। ऐसा क्या हुआ वहां पर जिसकी वजह से बड़ी कार्रवाई हुई बीजेपी विधायकों पर? देखिए, ओबीसी के आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से एक प्रस्ताव लाया गया विधानसभा के भीतर और उसमें कहा गया कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार जो डेटा है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, जिसके कारण ये सारी दिक्कतें हुई हैं, जिस पर विपक्ष ने कहा कि ये सरासर गलत आरोप है, क्योंकि इस पूरे मामले में एम्पिरिकल डेटा जुटाने की बात राज्य सरकार को कही गई है और राज्य सरकार इस पूरे मामले में एक आयोग गठित कर जल्दी से जल्दी एम्पिरिकल डाटा जुटाए, उससे जुड़े शैक्षणिक और सामाजिक लेवल पर। लेकिन फिलहाल उसको ना देखते हुए जो बॉल है वो केंद्र सरकार के पाले में डालने की कोशिश की गई। विपक्ष इस पूरी मांग में चर्चा करने के लिए हंगामा करने लगा। इतने में जो बीजेपी के तमाम सारे विधायक थे, जिसमें 12 विधायक सस्पेंड हैं, वो सारे विधायक बेल से सीधे विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गए और वहां पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, उनके माइक पकड़कर खींचने की कोशिश की, जिसके बाद सीसीटीवी से इस पूरे मामले में देखा गया और जिसके बाद फिलहाल विधानसभा के भीतर 12 विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड करने के लिए ये अनाउंसमेंट किया गया कि 12 विधायकों को 1 साल के लिए, चाहे वो मुंबई का सेशन हो या नागपुर का सेशन हो, दोनों ही मामले में सस्पेंड करने की बात कही गई। शुक्रिया अभिषेक।